Hello my dear students. So let's start with next topic which is example 6.9. So क्या है क्वेश्चन में? I am reading the question. Consider example 6.7 taking the coefficient of friction mu to be 0.5. So यहाँ पे क्वेश्चन गलत है. कंसीडर एग्जाम्पल 6.7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कंसीडर एग्जाम्पल 6.8. अगर किसी की बुक में 6.7 है तो उसको करेक्ट करके 6.8 कर देना. टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5. सो वी हैव टू टेक म्यू इज इक्वल टू 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. तो उसमें था क्या ये न्यूमेरिकल में? प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या था? लेट्स सी. प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये था कि यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और एक कार स्प्रिंग से आके टकराती है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा 6.7 में 6.8 में ये बोला था प्रीवियस में, क्वेश्चन पढ़ना तुम, उसमें ये लिखा था कि फ्रिक्शन नहीं है. बट अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन है. अब फ्रिक्शन है तो कंप्रेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब ये केस में कंप्रेशन कितना है, ये कंप्रेशन x हमें फाइंड करना है. सो देखो, ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन नहीं था तो सिर्फ एक स्प्रिंग फोर्स था और हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है. बट यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो है, बट एडिशन में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस फ्रिक्शन फोर्स. अब स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है और फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है. सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स जब होते हैं तब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता. इसलिए प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने डायरेक्टली लिख दिया था 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx². कार की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में टोटली कन्वर्ट हो जाती है. बट यहाँ पे कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव भी है. कार की जो काइनेटिक एनर्जी है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में यूज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि थोड़ी एनर्जी ये फ्रिक्शन में कंज्यूम हो जाएगी. सो हियर there are conservative plus non-conservative, both the cases are there. so यहाँ पे E0 is equal to E हम नहीं लिख सकते, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, है ना. तो मॉडिफाइड में क्या होगा? चलो भाई, इनिशियली तो कार की एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² और स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस होगी तो 1/2 kx² तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पे ये 1/2 mv² एनर्जी है, 1/2 kx² ये भी एनर्जी है. तो यहाँ पे हमें, और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मतलब वर्क डन. तो यहाँ पे हमें प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये एक टर्म ऐड करना पड़ेगा. कार ने तो काइनेटिक एनर्जी दे दी, उसमें से थोड़ी ही 1/2 kx² में यूज होगी, बाकी सारी फ्रिक्शन ले लेगा. इसलिए ऐसा भी लिख सकते कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. ठीक है, तो क्या आएगा टर्म? 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx² प्लस w इज इक्वल टू f इंटू डी. हमारे स्प्रिंग ने x जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ पे हम d की जगह क्या लिखेंगे? x. ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन है. अब चैप्टर 5 में पढ़ा है कि f प्रोपोर्शनल टू n एंड f इज इक्वल टू म्यू एस एन. सो f इज इक्वल टू म्यू एस एम जी. तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई, ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे. सो 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx² प्लस म्यू एस एम जी एक्स. ठीक है, चलो. तो जितनी पहले क्या हो रहा था कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कंप्रेशन में यूज हो गई. ये केस में मैक्सिमम कंप्रेशन मिलता था, x जो है वो हमारा मैक्सिमम था. बट यहाँ पे x मैक्सिमम नहीं है, थोड़ा सा ही कंप्रेशन है, बाकी की एनर्जी इसने यूज कर ली. तो अब ये हमारा फाइनल फॉर्म हो गया.
अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें तो इवेंचुअली फाइंड क्या करना है कि कितना कंप्रेस हुआ है। सो 1/2 मास कितना था कार का, तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, उसमें मास दिया हुआ है, मास था हमारा 1000 किलोग्राम, और वेलोसिटी प्रीवियस क्वेश्चन में वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर थी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो वो आई थिंक हो रही थी 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k is a spring constant, so 6.25 into 10⁻³ एंड x हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे x² प्लस μs, भाई μs की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 0.5, तो μs की जगह लिख दो 0.5, मास इज अगेन 1000 एंड वी नीड टू फाइंड x। रेडी? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेडी? चलो, जैसे कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू यहां पे आएगी x² प्लस इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा हमारा 500x, और ये जो भी सॉल्व करोगे वो क्वांटिटी आप ले लोगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस आपकी ये वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये राइट में चला जाएगा तो लेफ्ट में क्या बचेगा 0। ठीक है, चलो, तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है, चलो, तो जो भी क्वांटिटीज निकलती है उसको आप कॉमन भी ले सकते हो। चलो, यहां पे मैंने सबका सॉल्यूशन कर ही दिया है। ये जो टर्म है इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3125, ये हो गया आपका 500x, और ये हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12500। अब इसमें से हम में भी 25 कॉमन निकाल सकते हैं। सो अगर 25 कॉमन निकाल दें तो 25 कॉमन निकालने के बाद बचेगा 125x² प्लस ये हो जाएगा 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो 25 यहाँ पे चला जाएगा तो इवेंचुअली वो भी 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम 5 भी और कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर से अगर 5 कॉमन निकाल दें तो 25x² प्लस 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। रेडी? तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बचेगा 25x² प्लस 4x, ओ सॉरी, हाँ बराबर है, ठीक है। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या बनेगा, फाइनली आपका इक्वेशन बनेगा 25x² प्लस 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डायरेक्ट नहीं हो सकता तो आप अल्फा बीटा वाली मेथड भी यूज कर सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, और आप दूसरा भी सॉल्यूशन ले आ सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहीं पे लिखता हूँ, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पे b क्या होगा, b हो जाएगा आपका 4, a होगा आपका 25 और c होगा आपका माइनस 100। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखो और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करो। किसी भी एक में आपको कंप्रेशन x मिलेगा 1.35 मीटर, जो कि आपका परफेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि दूसरा मतलब एक दोनों में से किसी एक की वैल्यू ये मिलेगी, दूसरी वैल्यू में भी आपको मिलेगी कुछ 2 से ज़्यादा 2.8 समथिंग कुछ मिलेगी, ये गलत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही देखो वहाँ पे हमने फाइंड किया था मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन ही 2 मीटर हो रहा है, तो ये तो 2.8 है, मतलब गलत है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। रेडी? चलो, सो दिस इज बेसिकली योर इक्वेशन न्यूमेरिकल नंबर 6.9। रेडी? चलो, तो इसमें हमें समझना क्या है, तो जब भी आपके केस में कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव टर्म्स भी ऐड हो जाते हैं, तो आपको बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये
तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये याद रखना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा डेल्टा के और राइट हैंड साइड में आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो न्यूमेरिकल के नीचे आपको जो थोड़ी बहुत थ्योरी दी है ना, उसमें बस यही चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा 6.9 कंप्लीट हो रहा है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बोर्ड में से निकल गया है। ये ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक गवर्नमेंट ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है ना, उसमें से ये पोर्शन 6.10 लिखे हुए जितने भी चीज़ें हैं वो निकल गई है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल 6.10 वो भी निकल गया है, ठीक है। बट एग्जाम्पल हम कराएंगे, ये थ्योरीज है और वैसे भी इतनी कोई इंपॉर्टेंट थी नहीं, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन को हम कर रहे हैं स्किप। एग्जाम्पल 6.10 हम देखते हैं कि भाई 6.10 में क्या है। तो न्यूमेरिकल जैसा तो कुछ है नहीं, बट इसमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या लिखा है, एग्जामाइन टेबल 6.1 to 6.3 एंड एक्सप्रेस ए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन अ डीएनए इन ईवी। भाई डीएनए के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें ईवी में फाइंड करनी है। तो ऊपर 6.3 टेबल दिया है, उसमें सबसे लास्ट में है देखो, एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड इन डीएनए, और वो एनर्जी हमें दी हुई है जूल में। सबसे ऊपर टेबल के ऊपर का टाइटल देखो, उसमें एनर्जी के ब्रैकेट में लिखा है जूल। तो टू ब्रेक डीएनए बॉन्ड वी रिक्वायर्ड 10⁻⁻20 जूल एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए हमें? 10⁻⁻20 जूल। बट हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको ये एनर्जी ईवी में फाइंड करनी है। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट जूल इनटू ईवी, अगर जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो आपको जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है। मतलब 10⁻⁻20 को डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो दिस विल गिव यू 0.06 EV, ठीक है। चलो, इससे उल्टा अगर आपको EV को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फिगर को मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों? तो ये हम पढ़ेंगे 12th में। EV मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में से जब पास करते तो इतनी एनर्जी मिलती है जूल्स में, ठीक है। वो हम 12th में पढ़ेंगे, ये हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट ये कन्वर्जन हमें याद रखना पड़ेगा। फिलहाल जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो वैल्यू को ये फिगर से, और ईवी को जूल में कन्वर्ट करना है तो फिगर को इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन में देखो बी क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल विच इज 10⁻⁻21 जूल, उसको ईवी में कन्वर्ट करना है। तो 10⁻⁻21 जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है। जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सो दिस विल गिव यू approximately 0.0062 EV. You can check it by using calculators. See, the daily intake of a human adult in kilocalorie. अब ह्यूमन कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, लिखा ना, द एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन इन अ डे। तो एक ह्यूमन जो है वो 10⁻7 जूल कंज्यूम करता है, बट हमें इसे कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी में। तो पहले अब ये सीखो कि भाई जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो जो भी फिगर है उसको डिवाइड करो 4.2 से, और कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो फिगर को मल्टीप्लाई करो
4.2 से। अब हमारे पास ये है 10⁻7 जूल, इसको हमें कन्वर्ट करना है कैलोरी नहीं बट किलो कैलोरी में। तो 10⁻7 को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी में, तो 4.2 इससे डिवाइड करोगे तो कैलोरी बनेगी, बट किलो के लिए 10⁻3 और करना पड़ेगा। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 2400 किलो कैलोरी, CAL। Ready? So I hope you all are able to understand the problem. Ready? These conversions are extremely important, so you have to take care to convert the digits. Ready? तो पीछे जो पेज टर्न करोगे, पेज नंबर 128, उसमें भी 6.10.6 है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको बोला कि 6.10 वाले जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे हमारे एग्जाम में से निकल चुके हैं। ठीक है, सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट। ये न्यूमेरिकल भी नहीं है बट ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, सो नेक्स्ट इज 6.11 विच इज अ पावर। ठीक है, चलो पे अटेंशन। व्हाट इज पावर? तो अब तक हमने जितने भी थियोरीज या जितने भी कंसेप्ट देखे हैं, अब तक हमने जो भी थियोरीज और जो भी कंसेप्ट देखे हैं, उसमें जैसे कि हमने वर्क डन देखा, हमने वर्क देखा, कंजर्वेटिव देखा, नॉन कंजर्वेटिव देखा, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि ये वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अब मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई तुम ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और वहाँ पे एक चौक का बॉक्स रखा हुआ है, एंड ब्रिंग 2 स्टिक्स ऑफ चौक फॉर मी। वहाँ नीचे जाओ और चौक के 2 स्टिक मेरे लिए उठा के ले आओ। तो एक स्टूडेंट जाता है, हमारा क्लास आई थिंक 3rd फ्लोर पे है, मैंने स्कूल विजिट की तो मुझे पता चला कि 3rd फ्लोर पे हमारा क्लास है। तो 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाएगा स्टूडेंट और 2 स्टिक लेके वापस आ रहा है। ये पूरा वर्क उसने किया फॉर लेट्स से उसने 5 मिनट लिए। अब मैं दूसरे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि भाई तुम जाओ, जहाँ से जो बॉक्स में से ये चौक लेके आए उसी बॉक्स में से और 2 चौक ले आओ मेरे लिए। ऑब्वियसली उसको भी वही जगह पे जाना पड़ेगा, वही स्टेयर्स चढ़नी उतरनी पड़ेगी। सो द सेकेंड स्टूडेंट हैव ऑल्सो टू डू द सेम वर्क। सो उसने जो वर्क किया, सपोज उसने सिर्फ 3 मिनट में वो वर्क कर लिया। टाइम टेकन टू डू द सेम वर्क इज डिफरेंट। पहले स्टूडेंट ने 5 मिनट ले ली, दूसरे स्टूडेंट ने 3 मिनट ले ली। तो कौन से स्टूडेंट ने काम करते वक्त ज़्यादा पावर कंज्यूम किया, ज़्यादा पावर अप्लाई किया है? विच स्टूडेंट हैज़ यूज्ड और अप्लाइड मोर पावर टू डू द वर्क? कौन से स्टूडेंट ने ज़्यादा पावर यूज़ किया है? ऑब्वियसली इसने। कैसे पता चला? भी उसने 3 मिनट में ही काम कंप्लीट कर दिया, तो उसने ज़्यादा पावर लगाया होगा। सो वी कैन से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि अगर तुम ज़्यादा टाइम लेते हो, अगर तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगता है काम करने में, मतलब तुमने कम पावर यूज़ किया है। और अगर तुमने कम टाइम लिया है तो पावर कैसा होगा तुम्हारा? ज़्यादा। रेडी? तो पावर बेसिकली क्या है? पावर मतलब कितने टाइम में कितना वर्क करते हो। वर्क डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज अ पावर। मोस्ट टाइम की इक्वेशन। कितने टाइम में कितना वर्क करते हो उसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, जिसको हमारी बुक में एज अ एवरेज पावर लिखा हुआ है। एक और फॉर्मूला होता है पावर का, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, d/dt ऑफ w। वर्क का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करने से मिलता है पावर। वर्क क्या है? एनर्जी है।
तो आप एनर्जी का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस विल ऑल्सो गिव यू द पावर. तो पावर का यूनिट क्या होगा भाई? वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड. तो पहला यूनिट हुआ पावर का जूल पर सेकंड. एंड वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये वर्क की जो वैल्यू है वो मैं रखता हूं यहां. ठीक है. सो पावर इज इक्वल टू डी बाय डी टी एफ डॉट आर. रेडी. सो पावर P इज इक्वल टू, लेट से कि भाई F को हम बाहर ले लेते हैं. सो D बाय डी टी ऑफ आर. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो ये हमारा डिस्टेंस है. डिस्टेंस बाय टाइम मतलब वेलोसिटी. सो पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी. अगेन मोस्ट टाइम फॉर्मूला. रेडी. तो पावर के 3 फॉर्मूला 1, 2 एंड 3. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर? तो भाई फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. सो इट इज अ न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड. रेडी. चलो नाउ अच्छा एक और यूनिट रह गया, सॉरी. सो यहां तक हमने क्या देखा कि भाई पावर के 2 यूनिट होते हैं, एक जूल पर सेकेंड, एक न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड. दोनों ऐसा यूनिट है. ये भी ऐसा यूनिट है और ये भी ऐसा यूनिट है. पावर का एक और यूनिट है. जेम्स वॉट ने पावर डिफाइन किया था, इसलिए पावर का एक और ऐसा यूनिट है वॉट. क्या है? वॉट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. Ready? So there are 3 formulas of power, 3 units of power. Now power कितनी चीजों के लिए डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो चौक वाला एग्जाम्पल लिया कि भाई हम जो वर्क करते हैं फिजिकल वर्क, उसके लिए भी पावर कैलकुलेट करते हैं, बट वो पावर का यूनिट अलग होता है. इलेक्ट्रिक गैजेट जब लाते हैं, ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, तो उसका भी पावर होता है 10 वॉट का बल्ब, 15 वॉट का बल्ब, तो उसका भी पावर मेजर करते हैं, पर उसका भी यूनिट अलग होता है. हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदते हैं, एक्टिवा, बाइक, कार, तो बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में इतने पावर का इंजन है, तो उसमें भी पावर कैलकुलेट करते हैं. हर चीज़ के लिए पावर कैलकुलेट करते हैं, हर एक का कैलकुलेशन अलग अलग यूनिट में होता है. तो पावर के डिफरेंट केस में डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं. जैसे कि व्हीकल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स का जो पावर है, ऑटोमोबाइल मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर. फॉर ऑटोमोबाइल्स पावर इज कैलकुलेटेड इन HP, हॉर्स पावर. तो रिलेशन याद रखना है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है. चलो अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पावर और एनर्जी का रिलेशन, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं इसको रिवाइज करवाता हूं. सो हमने अभी क्या देखा था कि भी पावर इज बेसिकली व्हाट, वर्क डिवाइड बाय टाइम. सो वी कैन से पावर इज इक्वल टू वर्क मतलब एनर्जी, तो वर्क की जगह मैं क्या लिखता हूं, एनर्जी बाय टाइम. सो व्हाट इज एनर्जी? सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. ठीक है. एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, पावर इंटू टाइम. अब पावर को मैं मान लो कि किलोवाट में ले रहा हूं, तो पावर की जगह मैं लेता हूं 1 किलोवाट और टाइम को मैं लेता हूं आवर में. सो 1 किलोवाट हमें मिलेगा. सो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 किलोवाट आवर इज नॉट अ पावर बट इट इज अ एनर्जी. ये याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज नॉट पावर बट इट इज अ एनर्जी.
अब ये एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स ये 1 किलोवाट आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, सो पहले किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो गया 1000 वॉट। और आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। 1 आवर की कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो कितना मिलेगा 36 और 1 2 3 4 5 36 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी, और यही हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये भी यही होता है हमारा 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ हम 10th में पढ़ चुके हैं कि भाई 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 36 इंटू 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो लाइट बिल वाले न्यूमेरिकल आप 10th में पढ़ चुके हो ना, वो इसमें भी आएंगे 11th में भी। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पावर। चलो एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जांपल 6.11। एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। सो ये एक एलिवेटर है, लिफ्ट, जो 1800 किलोग्राम लोड ले सकता है, मतलब मास दिया हुआ है वो तुमको 1800 किलोग्राम। इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑपोजिंग द मोशन। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। ये रहा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, प्लस नीचे तो वेट फोर्स mg भी लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4000 न्यूटन। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो कितना पावर यूज कर रहा है, वो पावर हमें वॉट में और हॉर्स पावर दोनों में फाइंड करना है। तो भाई पावर का फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी। हमने अभी देखा था प्रीवियस ईयर में पावर का फॉर्मूला क्या है, F इंटू वी। अब F में तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और एक mg। तो ये हमारा Ft मतलब टोटल फोर्स है इंटू वी। तो टोटल फोर्स इंक्लूड्स फ्रिक्शन प्लस वेट फोर्स। तो भाई फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, फ्रिक्शन है 4000, मास दिया हुआ है 1800, और ग्रेविटी हम लेंगे 10, वेलोसिटी हमें दे रखी है 2। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमने वर्चुअल फोर्स ऐड नहीं किया है, वो ma। वो कब करते हैं, जब एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो ऐड करते हैं। तो पावर इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फाइनली तुमको पावर मिलेगा 44000 वॉट। ठीक है, तो पावर हमें वॉट में भी कैलकुलेट करना था और हॉर्स पावर में भी करना था। वॉट में हो गया, अब हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के लिए हमें रिलेशन पता है कि भाई हमने क्या पढ़ा था, 1 HP होता है 746 वॉट। तो ये रिलेशन का यूज करेंगे कि भाई 746 वॉट इज 1 हॉर्स पावर। तो हमारे पास कितना वॉट है, 44000 वॉट। तो ये कितना हॉर्स पावर देगा, 44000 बाय 746 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 59 हॉर्स पावर। रेडी, सो दिस इज अवर आंसर। So my dear students, I hope you all are able to understand the problems, the theories and everything which I have taught you today. So if you are having any doubt, don't hesitate to ask in the message section. You can also ask me in my WhatsApp number. Thank you very much my dear students.